जो उन्हें मौत का सफर जल्दी तय करने में मदद देते हैं। ह्यू लॉक अपने गार में आ गया। अंदर अभी तक हवा साफ नहीं हुई थी। मेरी बुशर्ट की धज्जियां लटक रही थी। मैंने उसे उतार कर उसका एक लंबा सा रुमाल टुकड़ा फाड़ा और उसे अपने मुंह और नाक पर लपेट किया। अब बदबू नहीं आ रही थी। मैंने गार को पांव से साफ करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा पांव हिलाया था कि टखने दर्द करने लगे। मैंने अब हाथों से सफाई शुरू कर दी। गार में छोटे छोटे पत्थर और खुश्क घास पड़ी थी। ये सब कुछ मैंने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दिया। फिर टीले के अकब से लंबी लंबी घास तोड़कर लाया और उन्हें गार में बिछा दिया। उसके बाद गार से बाहर आकर बैठ गया। इतना सा काम करने से ही मैं हाँपने लगा। मुझे बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। इसकी वजह जिस्मानी अजियतों का वो सिलसिला भी था जिससे गुजर कर मैं जहाँ आया था, और भूख भी थी। भूख के अलावा प्यास भी शिद्दत से लगी थी। झील का गंदा पानी पीने को दिल नहीं जा रहा था। अगरचे दिल की गहराई में ये ख्याल भी कहीं बेदार हो रहा था कि एक न एक दिन मुझे भी झील का गंदा जरासीम भरा पानी पीना पड़ेगा। मैं दरख्तों की तरफ निकल गया। 2-3 ताजा कोंपलों को गीली जमीन से उखाड़ कर उनकी जड़ों को पानी से साफ किया और उन्हें चबाकर खा गया। जायका कुछ कड़वा था। बारिश का पानी जगह जगह गड्ढों में भरा हुआ था। मैंने बैठकर पानी के ऊपर आए हुए तिनके हाथ से अलग किए और चुल्लू भर कर पीने लगा। पानी में भी कुसीलापन था, लेकिन प्यास ने मुझे ये सोचने की मोहलत न दी और मैं 6-7 चुल्लू भरकर पानी पी चुका था। उठकर अपने गार की तरफ जा रहा था कि फजा में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगी। आवाज दूर से टापू की तरफ आ रही थी। मैं सर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगा। हेलीकॉप्टर की आवाज के साथ ही कुछ दूसरी आवाजें भी मेरे कान में आने लगी। ये कराहने और बिलबिलाने की बेहद कमजोर इंसानी आवाजें थीं। बहुत जल्द इन आवाजों का मौम हल हो गया। ये मौत के गारों के करीबुल मर्ग गंजे, अंधे, अपाहिज और कोढ़ी थे, जो हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर अपने अपने गारों से बाहर निकल आए थे और कीचड़ पर लुढ़कते रेंगते झाड़ियों में इधर उधर फैलने लगे थे। मुझे ह्यू लॉक की बात याद आ गई। ये हेलीकॉप्टर खुराक गिराने आया था। मैं भी खुराक उठाने को बेताब था। मुझे ह्यू लॉक का वो जुमला भी याद आ गया कि तुम भी इंसान हो। हेलीकॉप्टर से गिराई जाने वाली खुराक नहीं खा सकोगे। जब तुम भी हमारी तरह कोड़ ज़दा जानवर बन जाओगे तो तुम्हें ये खुराक भी एक नेमत लगेगी। मुझे हेलीकॉप्टर नजर आ गया था। ये खाकस्तरी रंग का पुराना हेलीकॉप्टर था जो दरख्तों के ऊपर से होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता हमारे टापू की तरफ बढ़ रहा था। उसने टापू के ऊपर एक चक्कर लगाया, फिर अपनी बुलंदी कम कर दी। वो एक बार फिर दरख्तों के थोड़ा ऊपर से होकर गुजरा तो उसके अंदर से कितने ही छोटे छोटे पैकेट नीचे गिरे। ये पैकेट जगह जगह झाड़ियों और ऊंची घास के दरमियान थोड़े थोड़े फासले पर गिरे थे। 2 पैकेट मुझसे चंद कदमों के फासले पर गिरे। मैं लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा। मैंने दोनों पैकेट उठाने चाहे कि अचानक झाड़ी में से एक कोड़ज़दा हाथ बाहर निकला और एक पैकेट पकड़कर वापस झाड़ी में गायब हो गया। मैंने दूसरा पैकेट उठा लिया और उसे गौर से देखा। ये छोटा सा पैकेट था। इसके गिर्द किसी दरख्त के चौड़े पत्ते लिपटे हुए थे जिन्हें कागज की टेप से चिपका दिया गया था। मैंने जल्दी जल्दी पैकेट खोल लिया। सबसे पहले उसके अंदर से मुझे अजीब सी बदबू आई। उसके बाद मेरे हाथों पर काली चींटियां रेंगने लगी। मैंने जल्दी से पैकेट फेंक दिया। उसके अंदर से बिस्किट की तरह के निस्वारी रंग के टुकड़े गीली जमीन पर बिखर गए। मैंने देखा उन पर बेशुमार चींटियां चढ़ी हुई थीं और उनसे बू आ रही थी। गिरने से तकरीबन सारे बिस्किट टूट फूट गए थे। भूख के हाथ मजबूर होकर मैंने उन टुकड़ों को उठाकर छाड़ा और मुंह में डालकर खाने लगा। बिस्किटों का जायका कड़वा था, मगर इस कड़वाहट में दूर कहीं छुपी हुई हल्की सी मिठास भी थी। मैं वो सारे टुकड़े खा गया जो कीचड़ में लथड़ने से बच गए थे। उसके बाद एक गड्ढे में जमाशुदा बारिश के पानी से प्यास बुझाई और अपने गार के सामने टहलने लगा। बिस्किटों ने मेरी भूख मिटा दी थी। मैं टहलता टहलता ह्यू लॉक के गार के करीब आया तो देखा कि वो गार के बाहर उसी तरह पत्थर से टेक लगाए बैठा था और टिकटिकी बांधे सामने दरख्तों को दिख रहा था। उसके चेहरे पर जो कोड़ के उभार थे वो मुझसे देखे नहीं जा रहे थे। बिस्किटों का पैकेट उसके सामने जमीन पर पड़ा था। ये पैकेट जरा सा खुला हुआ था। मैंने करीब जाकर उसे कहा कि एक पैकेट मैंने भी उठा लिया है। क्या यही वो खुराक है जो उस कैदी कैंप की तरफ से फेंकी जाती है? ह्यू लॉक चुपचाप बैठा रहा। उसने कोई जवाब न दिया। मैं पत्थर पर बैठ गया। मैंने उसे बताया कि अगरचे बिस्किटों पर चींटियां चढ़ी थीं और उनमें से बू आ रही थी, फिर भी मैंने सारे के सारे बिस्किट खा लिए हैं। अब ह्यू लॉक के होंठ हिले। उसने कहा, कल और परसों क्या खाओगे? ये 3 दिन की खुराक थी जो तुम्हारे लिए फेंकी गई थी। मैं चौंक सा गया। बाकी अगर ये बात है तो फिर मुझे बड़ी परेशानी होगी। मैंने सर झटक कर अपने आप से कहा, जहन्नम में जाए इनकी खुराक और बदबूदार पैकेट। मैं पौधों की जड़ें खाकर गुजारा कर लूंगा। सारा दिन गुजर गया, फिर बारिश न हुई। रात को मुझे फिर भूख लगी। क्या करता, मजबूरन एक जगह ताजा पौधों को उखाड़ कर उनकी जड़ों को धोकर खा गया। फिर उसी गड्ढे में जमा बारिश का पानी पिया और अपने गार में जाकर घास के बिस्तर पर लेट गया। गार में अब किसी किस्म की बदबू बाकी नहीं रही थी। रात बेहद तारीक और सुनसान थी। मैं घास के बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाना एक मौजज़ा ही होगा। उस रात आधी रात के बाद मुझे नींद आ गई। आधी रात तक मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता और जहरीले बिच्छुओं और सांपों के खौफ से जागता रहा।
दूसरे दिन उस वक्त उठा जब गार में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। बादल उसी तरह छाए हुए थे। अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। हो सकता है उस जजीरे में फलों के दरख्त हों, मगर उस मौत के टापू पर इस किस्म का कोई दरख्त नहीं था। ऐसे दरख्त कसरत से मौजूद थे जिनकी शाखों पर फूल की जगह कांटे उगते थे। लगता है उन्हें कस्दन मौत के टापू पर उगाया गया था, या फिर जंगली झाड़ियों और ऊंची ऊंची दलदली घास थी। मैंने बाहर निकल कर देखा, गड्ढों में से बारिश का पानी जमीन ने जज्ब कर लिया था। वार से निकलकर जंगल की तरफ चला। झील के किनारे पहुंचा तो अजीब मंजर नजर आया। दर्जन भर के करीब टापू के अपाहिज कोड़ी कैदी झील के किनारे लेटे झील में मुंह डाले जानवरों की तरह खटाखट पानी पी रहे थे। इस इंसानियत सोज मंजर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सैर होकर पानी पी चुकने के बाद ये करीबुल मर्ग लोग लड़खड़ाते लंगड़ाते रेंगते हुए वापस चल पड़े। उनमें ह्यूलॉक नहीं था। शायद वो सुबह सुबह पानी पीकर जा चुका था। उनके जाने के बाद मैं झील के किनारे बैठ गया। पानी को हाथ से 2-3 बार परे हटाया, फिर हथेली में भरकर गौर से देखा। मैंने पानी फेंक दिया और टीले की एक जानिब चल दिया। मैं इतना गंदा और जरासीम से भरा हुआ पानी नहीं पी सकता था। कुछ देर में दरख्तों के नीचे झाड़ियों के दरमियान घूमता रहा। किसी जगह पानी का कोई गड्ढा दिखाई न दिया। जंगल में दरख्तों में से पानी की बूंदें टपक रही थी। खुदा जाने ये किस किस्म का पानी था। मैंने हाथ पर लेकर चखा तो मेरे हलक में जैसे मिर्चें सी उतर गईं। मेरे जिस्म पर सिवाय मैली कुचैली पतलून के और कुछ नहीं था। ये भी घुटनों से नीचे पिंडलियों पर से गायब थी। रास्ते में कई जगहों पर मैंने सांप देखे। कोई दरख्त की शाख से लटक रहा था, कोई कीचड़ में आहिस्ता आहिस्ता रेंगता चला जा रहा था। एक जगह काले बिच्छुओं का जोड़ा नजर आया जो गोल दायरे की शक्ल में एक दूसरे के पीछे भाग रहा था। बहुत जल्द मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया। ये ऐसा पसीना था कि उसके बहने से मेरे जिस्म में इंतहाई कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं वापस अपने गार में आकर लेट गया, मगर भूख और प्यास ने बहुत जल्द मुझे फिर उठा दिया। दोपहर तक मैंने अपने ऊपर काबू पाए रखा, मगर उसके बाद जिस्म पर ऐसी नक्काहत तारी हुई कि मेरी टांगें कांपने लगी। मैं उठकर वार से बाहर गया। एक जगह कुछ पौधे उखाड़े, उनकी जड़ों को पतलून से रगड़कर मिट्टी साफ की और बिला तकल्लुफ उन्हें खा गया। झील पर जाकर पानी भी पिया। गार में आते ही जोर का बुखार चढ़ गया। सारा दिन सारी रात बुखार में फूंकता रहा। किसी ने न पूछा। आधी रात को हिज़्यान भी बदता रहा। सुबह जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। बुखार टूट गया था, मगर उठने की हिम्मत नहीं थी। गार में किसी के कदमों के घिसटने की आवाज आई तो मैंने आंखें खोल दी। गार में ह्यूलॉक एक तरफ को झुका झुका कोड़ज़दा हाथ अपनी बगल में दबाए खड़ा था। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद रेंगता हुआ आया तो उसके हाथ में किसी दरख्त के चंद ताजा पत्ते थे। मेरी तरफ 2 पत्ते बढ़ाकर बोला, इसे खा जाओ, ना खाया तो ये बुखार तुम्हारी टांगे मार देगा। 4 रोज मैं बेसुध सा होकर गार में पड़ा रहा। बुखार थोड़ी देर के लिए उतरता और फिर चढ़ जाता। मैं थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता। ह्यूलॉक ने मुझे आधे दरख्त के पत्ते खिलाए। बेचारा इस हालत में भी झील से टीन के डोंगे में मेरे लिए पानी भर भर कर लाता रहा। इस दौरान मैं हेलीकॉप्टर टापू पर आकर दूसरी बार खुराक के बदबूदार पैकेट गिरा गया। ह्यूलॉक वो बिस्किट भी खिलाता रहा। 5वें दिन मेरा बुखार उतर गया, मगर कमजोरी इतनी शदीद थी कि मेरी हड्डियां निकल आई थी। वहां खाने को सिवाय बदबूदार चंद बिस्किटों, दरख्तों के पत्तों और पौधों की जड़ों के और कुछ भी नहीं था। इसका नतीजा ये निकला कि मैं 10-15 दिनों में ही हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। मेरे सर के बाल, दाढ़ी, मूछें जंगलियों की तरह बढ़ाई। पतलून पहले निक्कर में तब्दील हुई, फिर जांगिया बनकर मेरी कमर से चिपक गई। यूं 6 माह गुजर गई। अब मैं टापू के दूसरे जानवर नुमा इंसानों की तरह बन गया था। उनमें और मुझ में सिर्फ इतना फर्क था कि अभी मैं कोढ़ जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला नहीं हुआ था, लेकिन मुझ में और किसी अफरीत में कोई फर्क नहीं था। मैं भी दिन चढ़े झील पर जाता और रींग रींग कर किनारे के घास में मुंह डालकर झील का गंदा पानी पीता, जड़ी बूटियां निकाल कर खाता। मेरे सारे जिस्म पर सुर्ख दाने निकल आए थे जिनमें से पानी रिसता रहता था। दाढ़ी के बाल नाफ को छू रहे थे। सारा दिन वार में जहां झाड़ियों की ओट में जमीन पर पड़ा रहता। सोचने समझने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता मफकूद हो रही थी। दिमाग पर जोर डालता तो माजी के कुछ वाकयात धुंधले से ख्वाब की सूरत में आंखों के सामने घूम जाते, और ये भी याद न रहा कि मेरा असली नाम क्या है। मेरी हालत मुर्दों से भी बदतर हो गई थी। आधी रात को गार में उठकर कभी बेख्तियार पैकहे लगाता, कभी घुटनों में सर दिए रोता रहता। अब मैंने जंगली टिड्डे और मकड़ियां खानी शुरू कर दी। मैं घास में छिपकली की तरह घात लगाकर लेट जाता। जो ही कोई मकड़ी या टिड्डा घास के खोशे पर बैठता, उचक कर उसे दबोच लेता और सालिम ही निकल जाता। टापू के दरख्तों पर परिंदे बहुत कम बैठते थे। मैंने अंदाजा लगाया कि ये परिंदे दलदल से उठने वाली गैस की वजह से नीचे नहीं आते और ऊपर की शाखों पर ही थोड़ी देर बैठकर उड़ जाते हैं। एक बार मैं एक परिंदे को पकड़ने के लिए दरख्त पर चढ़ गया। शाख मेरा बोझ न संभाल सकी और मैं उसके साथ ही धड़ाम से नीचे गिर पड़ा।
मेरी टांग तो ना टूटी मगर अंदर से गोश्त फट गया। शदीद दर्द से मैं बिलबिला उठा। किसी ने मुझे वहां से ना उठाया। सारा दिन टूटी फूटी टहनी के पास पड़ा कर रहता रहा। आखिर जब शाम होने लगी तो बड़ी मुश्किल से रींग रींग कर अपने गार में पहुंचा और बेसुध होकर गिर पड़ा। ह्यू लॉक भी मेरी खबर पूछने ना आया। मैं दूसरे रोज रेंगता हुआ उसके गार में गया तो वो बिल्कुल खाली था। किससे उसके बारे में पूछता, कोई कूड़ी या पाहिज बात न करता था। सिर्फ ह्यू लॉक ही उनमें से एक ऐसा आदमी था जो बात कर लेता था। बाकी सबके दिमाग माऊफ हो चुके थे। वो अपनी जर्द मुर्दा आंखों से टुकर टुकर देखते रहते, न कोई बात करते थे न किसी का जवाब देते थे। दोपहर के बाद मैं उसी तरह रेंगता हुआ झील पर पानी पीने गया तो एक ऐसा मंजर देखा जो मुझे आज भी याद आता है तो मेरी आंखें भर जाती हैं। ह्यू लॉक मर चुका था और दो कोड़ी उसकी लाश को खींचते हुए दलदल की तरफ ला रहे थे। मैं उनके करीब गया तो देखा कि ह्यू लॉक की लाश पर चिमटियां चिमटी हुई थी। मेरा दिल गम से बैठ गया। ह्यू लॉक ने मेरी बीमारी में बेहद खिदमत की थी। वो जाने कब से अपने गार में मुर्दा पड़ा रहा और मुझे खबर भी ना हुई। कोड़ियों ने मेरी आंखों के सामने ह्यू लॉक की लाश को दलदल में लुढ़का दिया। दलदल की साकिन सतह में हरकत पैदा हुई और उसने ह्यू लॉक की लाश को निगलना शुरू कर दिया। एक दो बार उसकी लाश दलदल की सतह पर नमूदार हुई और फिर हमेशा के लिए तारीख दलदल की तह में उतर गई। इस मौत के टापू में रहते हुए मजीद 4 माह गुजर गए। मेरी टांग ठीक हो गई थी मगर जिस्म में जान बाकी नहीं रही थी। दरख्तों के पत्ते, बदबूदार बिस्किट, पौधों की जड़ें और झील का गंदा पानी मुझे लम्हा बलम्हा मौत की तरफ ले जा रहा था। मुझे बार बार ह्यू लॉक के अल्फाज याद आते जो उसने मुझे कहे थे, एक रोज मेरी लाश भी इसी तरह घसीट कर दलदल में डाली जाएगी। वहां से फरार का कोई रास्ता नहीं था। एक रोज झील के पानी में मैंने अपना अक्स देखा तो डर गया। ये किसी जंगली वहशी की शक्ल थी। ये मैं नहीं था। आंखें अंदर को धसी हुई थीं। सर के बाल मूंछों और दाढ़ी के बालों में गड़मड़ हुए थे। मैं सर पकड़कर बैठ गया और अपनी हालत पर देर तक आंसू बहाता रहा। इससे तो बेहतर था कि मैं इसराइलियों की अजियतें सहते हुए मर जाता। अचानक मेरे दिल में खुदकुशी का ख्याल आ गया। खुदकुशी मेरे तमाम मसाइब और दुखों का इलाज थी। इस मकरू और इंसानियत सोज मौत के टापू से फरार का यही एक रास्ता था। मैं खुदकुशी के लिए तैयार हो गया। इसके कई एक तरीके थे। मैं अपने आप को दलदल में गिराकर चंद लम्हों में इस जहन्नम से निजात हासिल कर सकता था, लेकिन दलदल की मौत से मेरी रूह कांप उठी। दरख्त पर चढ़कर उसकी सबसे बुलंद शाख से सर के बल नीचे गिर पड़ूं या फिर झील में डूबकर मर जाऊं या किसी सांप को अपने आप से डसवा लूं। खुदकुशी के तरीकों पर गौर करते करते मेरे दिल में एक नया अज़्म सूरज की किरण की तरह तुलू हुआ। मुझे मरना नहीं, जिंदा रहना है और जिंदा रहकर इस जजीरे के दोज़ख से फरार होना है। लेकिन वहां से फरार कैसे हो सकता है? टापू के इर्द गिर्द झील थी जिसकी एक जानिब हलाकत खेज दलदल थी तो दूसरी जानिब आदमखोर शार्क मछलियां हर दम पानी में उछला करती थी। वहां कोई कश्ती भी नहीं थी कि अगर लकड़ी के किसी तख्ते पर बैठकर झील में से शार्क मछलियों से बचकर जजीरे पर भी चला जाऊं तो वो खुद एक बहुत बड़ा कैद खाना था। ये कोई फरार नहीं था बल्कि जेल की एक कोठरी से दूसरी कोठरी तक का सफर था। असल फरार तो जजीरे पर पहुंचने के बाद अमल में लाया जा सकता था, मगर जजीरे पर पहुंचना मेरे इख्तियार में नहीं था। इसी उधेड़बुन में शब और रोज गुजर रहे थे कि अचानक मेरी किस्मत ने पलटा खाया। एक रोज सुबह के वक्त मैं झील में मुंह डालकर गटागट पानी पी रहा था कि जजीरे के साहिल की तरफ से वही डोंगी डुमा कश्ती आदि दिखाई दी। मैं जल्दी से पीछे हटकर झाड़ियों की ओट में छुप गया। कश्ती में 2 वर्दी पोश मुहाफिज बैठे थे। एक मुहाफिज चप्पू चला रहा था, दूसरा राइफल ताने झील में तैरती शार्क मछलियों पर निगाह जमाए हुए था। टापू के किनारे तक आते उसने 3 फायर कर डाले। वो उछल कर किनारे पर उतरा और हवा में फायर करके बुलंद आवाज में चिल्लाया, नंबर 13 कैदी कहाँ है? नंबर 13 कैदी जहाँ जाए। पहले तो मैं समझा कि वो किसी ऐसे कैदी को बुला रहा है जो मर चुका है, लेकिन जब उसने चौथी मर्तबा नंबर 13 को पुकारा तो अचानक मुझे ख्याल आया कि ये तो मेरा नाम है। मैं समझ गया कि वो मुझे शूट करने आया है। मैं झाड़ियों में से निकलकर उसके सामने आ गया और जोर से कहकहा लगाकर चिल्लाया, मैं हूँ नंबर 13, मुझे जल्दी से गोली मार दो, मार दो। दोनों मुहाफिज आगे बढ़े। उन्होंने मेरे हाथ पुश्त पर बांध दिए और कश्ती में बिठाकर दूसरे किनारे की तरफ चल पड़े। मैंने उन्हें बार बार मिन्नतें की कि मुझे हलाक कर दें, मुझे शूट कर दें। उन्होंने कोई जवाब न दिया। जब मैंने फिर भी रट लगानी न छोड़ी तो एक मुहाफिज ने मेरी गर्दन पर इतनी जोर से राइफल का बट मारा कि मैं कश्ती में ही ढेर हो गया। मौत के टापू पर 6-7 माह की इंतहाई गैर इंसानी अजियतनाक जिंदगी बसर करने के बाद मुझ में इतनी ताकत भी न रही थी कि मैं अपना दिफा कर सकता। नीम गशी के आलम में मैं कश्ती में औंधा पड़ा बड़बड़ाता रहा। झील के दूसरे किनारे पर मुझे कश्ती में से खींच कर बाहर निकाला गया। कुछ फासले पर एक पुरानी छकड़ा सी जीप खड़ी थी। दोनों ने मुझे जीप में डाल दिया और राइफलें
कीलें लेकर मेरे सर पर बैठ गई। ड्राइवर जीप लेकर दरख्तों के बीच वाली छोटी सी कच्ची सड़क पर चल पड़ा। जीप उछल रही थी। मैं जहन पर जोर डालकर सोचने की कोशिश करने लगा कि ये लोग मुझे मौत के टापू से निकाल कर कहाँ ले जा रहे हैं। मैं किसी नतीजे पर न पहुंच सका और सर झुकाए जीप के फर्श पर बैठा रहा। जंगल और ज्यादा घना हो गया था। जीप दरख्तों के बिल्कुल करीब से होकर गुजर रही थी। हम टापू से शुमाल मगरिब की तरफ काफी आगे निकल आए थे। एक मकाम पर पहुंचकर जंगल के ऐन बीच में थोड़ी सी खुली जगह आ गई, जहाँ टीन की ढलानी छतों वाले आमने सामने 2 क्वार्टर नुमा कमरे बने हुए थे।